हेलो, वेलकम टू लॉयर एडम इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण और आज हो गई 17 तारीख। 17वां एपिसोड है ये। एपिसोड नहीं, मैं हूं मॉक टेस्ट है आईबीपीएस एसओ ऑफिसर का। तो सीरियस अगर हो तैयारी के लिए तो ही पूरा देखना, नहीं तो अभी निकल लो यहाँ से। वीडियो से कोई फायदा नहीं है देखने का। ठीक है, थोड़ी वीडियो देखते हो फिर दूसरी पे चले आते हो, उससे बढ़िया मत देखो। तो यही है, टेलीग्राम ज्वाइन ज्वाइन कर लेना जो भी सीरियस वाले बच्चे हैं वो, क्योंकि ये पीपीटी वहीं मिलेगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, अपनी गलतियों को सुधार सको। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which article mandates that the state shall endeavor to secure a uniform civil code for all citizens throughout the territory of India? आर्टिकल 44 याद रखना। और अभी किस किस स्टेट में यूसीसी लागू हो चुका है ये बात जरूर याद रख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स के नाम से भी आ जाएगा और कई सारे स्टेट्स में हो चुका है। मान लो कि यूके में हो गया, उत्तराखंड में हो गया और शायद बंगाल में भी हो चुका है, गोवा में तो है ही है। कई सारे स्टेट्स हैं, याद रखना उनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन अ हाई कोर्ट इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फॉर एनी अदर लीगल पर्पस? आर्टिकल 32, 136, 226 या फिर 227? याद रखिएगा 226 है, इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। 5 डेट्स कौन कौन सी है ये बात कॉमेंट में बताना, ठीक है, कॉमेंट में बताना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट बेस्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर बोथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर या फिर यूनियन कैबिनेट? तो जब दोनों की बात हो रही तो दोनों को ही पावर है, ठीक है, लॉज बनाने की कोई भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बीएनएस द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग इज डिफाइंड अंडर विच स्पेसिफिक सेक्शन? 359, 360, 137 या फिर 138? तो इसका आंसर दो आप लोग। ओके, इसका आंसर हमारा सेक्शन 137, ठीक है, याद रखिएगा। किडनैपिंग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बीएनएस द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर स्टैंडर्ड सर्कमस्टेंसेज इज अप टू 1 ईयर, अप टू 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स? तो याद रखिएगा अप टू 2 ईयर्स की बात की गई है। और उससे पहले हम देख लेते हैं, आईबीपीएस और लॉ ऑफिसर की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको नोट्स की नीड होगी, मॉक टेस्ट की नीड होगी, तो सारा कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आपको इस बंडल में क्या मिलेगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के और फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि बैंकिंग लॉ की तरफ ज्यादा फोकस्ड रहेंगे क्योंकि हमारा बैंकिंग का एग्जाम है, इसलिए करंट अफेयर्स इसके साथ ही में होंगे। तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है, जो फाइनेंस के करंट अफेयर्स हैं वो फरवरी से जुलाई तक के। स्पेशल ऑफर ये चल रहा है, 50 कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 349 का पड़ेगा, उसके बाद में 399 का हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप पर देखोगे हो सकता है कि वीडियो में 399 लोग हो चुके हों, सॉरी 50 लोग हो चुके हैं। तो इसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी नोट्स के लिए। और हमारा आंसर है अप टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 308 of the BNS, the provisions defining and penalizing extortion replace which legacy IPC section framework? सेक्शन 383, 384, 390 या फिर 420? एक्सटॉर्शन की बात है, एक्सटॉर्शन की बात कहाँ पे दी गई है? एक्सटॉर्शन की बात दी गई है 383 में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बीएनएस द जनरल एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इन आर डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट फ्रीज अ पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी व्हिच एक्शन कोडिफाइज दिस? सेक्शन 80, 15, 18 या फिर 20? ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 80 में दिया गया है, आईपीसी में दिया गया है ये, ठीक है, आईपीसी में। और बीएनएस में कहाँ दिया गया है? बीएनएस में एक बार चेक करना, ये बीएनएस का नहीं है, ये आईपीसी का सेक्शन लिख गया है, ठीक है। तो एक बार बीएनएस चेक करके देखना, मेरे ख्याल से 15, 16, 16 के आसपास दिया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द
age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not qualified from conducting by any law to which he is subject, या फिर इज possession of commercial trading property a citizen of India if is solvent and clear of bank debt understanding outstanding। तो इसका आंसर सिंपल है, ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉड इज डिफाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय a party to a contract constitutes fraud? The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, या an act concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, या फिर a promise made without any intention of performing it। तीनों की तीनों चीजें फ्रॉड हैं, याद रखिएगा। फ्रॉड तो आपने बहुत सुना होगा, तो याद ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 133 mandates that any variance made without the surety's consent in the terms of the contract between the principal debtor and creditor discharges the surety as to transactions subsequent to the variance, या फिर voids the entire contract of guaranteed issue, या फिर expose the principal debtor to double penalty interest, या फिर allows the bank to freeze the surety's assets immediately। तो याद रखिएगा इसका आंसर डिस्चार्ज द श्योरिटी एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 151 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट in all cases of bailment the bailee is bound to take as much as care of the goods billed to him as a man of ordinary prudence would under such similar circumstances take of ये या फिर ये पढ़ो आंसर तो। ओके, तो आंसर है हमारा इज ऑन गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी एंड वैल्यू। आपने कौन सा दिया था बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस कंपनीज एक्ट अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम which day of its incorporation to receive all communications and notices within 15 days of incorporation is maintained its registered from which day of its incorporation to receive all communication and notice within 15 days 30 days इतना इतना। तो इसका आंसर हमारा 30 डेज के विद इन उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस लेना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी including consolidated financial statements must be approved by board of directors and signed by at least the chairperson of the company or by two directors, one of whom shall be managing director and chief executive officer, the company secretary and the chief financial officer। यही इसका आंसर है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 164 of the Companies Act specific parameters could disqualify a person from being appointed as a director. Which of the following triggers automatic statutory disqualification? If he is unsound mind and it stands so declared by a competent court, या फिर if he is undischarged insolvent, या फिर convicted by court। तो all of the above parameters ठीक बैठते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सेक्शन 26A of the Banking Regulation Act, the RBI has established a specific fund to utilize unclaimed deposit balances. What is the official statutory name of this fund? Depositors Education and Awareness Fund, Banking Financial Stability Reserve, Depositor Relief, या फिर RBI Unclaimed Asset Management Cell। ये वाला हमारा मोस्ट फेवरेट है किसका, बैंकिंग लॉ के एग्जाम का, तो इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द VR एक्ट सेक्शन 15 places strict prohibitions on dividend payments. No banking company shall pay any dividend on its share until all its capitalized expenses including primary expenses, organization expenses, share selling commission have been completely written off, या फिर NPA। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, यही इसका आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(y) of the Banking Regulation Act, if a person willfully makes a false statement in any return, balance sheet or report required under the act, they shall be liable to
imprisonment for a term which may extend to 3 years and a heavy financial fine, या फिर a minor warning letter, just suspension of banking activities for 1 month, या फिर nominal flat penalty for raise 10,000। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, 3 years की imprisonment और फिर फाइन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आरबीआई एक्ट सेक्शन 45W grants the RBI statutory tracking management powers. The RBI can regulate financial markets by issuing directives regarding transactions in derivatives, money market instrument and foreign exchange, agricultural land assets या फिर corporate equity listing on local stock exchange या फिर RET। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या हमारा, डेरिवेटिव, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 45IA of the RBI Act, every NBFC must maintain a minimum net owned fund. What is statutory base level floor limit explicitly written into the text of the act? 25 lakh, 50 lakh, 100 lakh या फिर 200 lakh। अब रिवीजन हो चुके हैं, बट उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा एक्ट में कितना है, तो 2 करोड़ रुपया लिखा है, बट अब रिवीजन हो चुके हैं तो एक बार चेक करना कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आरबीआई एक्ट सेक्शन 21A डील्स विद डिटेल्स ट्रैकिंग structural tracking with state governments. The RBI may act as the sole fiscal agent and manage the public debt of any state government by virtue of an explicit ordinance passed by the state government या agreement entered into between the RBI and state government या फिर डायरेक्टिव फ्रॉम नीति आयोग, फिजिकल हेड्स या फिर स्पेशल बजट रिकमेंडेशन शीट। आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा एन एग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन आरबीआई एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अंडर द एनआई एक्ट सेक्शन 138 outlines criminal liability for the dishonor of a check. What is the maximum statutory period of imprisonment that can be awarded for this offence? Up to 1 year, up to 2 year, up to 3 year या फिर up to 5 years। कितनी है, अप टू 2 years की इम्प्रिजनमेंट डाली गई है, ठीक है, और ट्वाइस जो है फाइन डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 85 ऑफ द एनआई एक्ट, अ पेइंग बैंकर receives statutory protection where a check payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee. The banker is discharged by payment in good faith exclusively due course या फिर presence of two clearing officer witness या फिर summary clearing more formats। ओके, तो इसका आंसर हमारा ड्यू कोर्स में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे ही आपको ये पीपीटी मिलेगी, और नोट्स वगैरह की नीड्स के लिए आपको बस क्या करना है, आपको इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है तो 3949 का मिल जाएगा, वरना फिर पैसे बाद में बढ़ जाएंगे, 399 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉमिसरी नोट इज एग्जीक्यूटेड स्टेटिंग आई प्रॉमिस टू पे बी रेज 10,000 ऑन डिमांड at State Bank of India Bareilly branch. Under section 64 of NIA, to hold the maker liable, presentment for payment must be executed at, कहाँ होनी चाहिए एग्जीक्यूट, तो बरेली ब्रांच में ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाइड कर दी गई इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 12 of the CPC, the term foreign judgment is defined as the judgment of a court situate outside India and not established or continued by any authority of India, ठीक है, तो यही है हमारा आंसर, आउटसाइड इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द सीपीसी, व्हेन अ कोर्ट सिविल कोर्ट passes a money decree, what is the maximum rate of interest that can be awarded on the principal sum from the date of the decree to the date of payment for a commercial transaction? 6% per annum, 9% if rate may exceed 6% per annum but shall not exceed the contractual rate of interest, or in absence of contract, or the rate at which monies are lent by nationalized बैंक, या फिर 18%। कुछ नहीं है इसमें, 6% वाली बात की है, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी outlines the procedure and rules regarding to interpleader suit? तो इंटरप्लीडर सूट किस में दिया गया है वो बताना है आपको।
इंटरप्लेडर सूट दिया है हमारा ऑर्डर 35 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इंटरप्लेडर सूट होता क्या है एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बीएससी द रूल्स रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन एडमिशन मैंडेट दैट admissions are not conclusive proof of the matters admitted by, but they may operate as primary absolute evidence overriding all documents, या फिर स्टॉपल अंडर प्रोविजंस कंटेन्ड इन एक्ट सेक्शन 29, या फिर हेयरसे अजम्पशन, या फिर ये। तो इसका आंसर हमारा स्टॉपल्स अंडर प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल कंटेन्ड इन एक्ट सेक्शन 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बीएसए secondary evidence is permitted when the original document is in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved and they fail to produce it after receiving, then oral instruction over clear line parameters, या फिर notice to produce as required by law section 64, a warrant from judicial magistrate, या फिर structural clearance token from the public notary। तो नोटिस होता है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द बीएसए द क्लासिक रूल रिगार्डिंग प्रोफेशनल communications protects interaction between a client and their legal advisor from disclosure, which section codifies this attorney-client privilege? सेक्शन 126, 129, 132 या फिर 135? आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्शन 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सेबी एक्ट सेक्शन 15F डिटेल्स specific penalties for stockbrokers if a registered stockbroker fails to deliver any money or securities to a client within the period specified in the regulations, they shall be liable to a penalty of 10,000 per day, या फिर 1 lakh for each during which such failure continues subject to maximum 1 crore, या फिर a flat penalty of 25 लाख, या फिर immediate cancellation of asset trading profile modules। तो यही है 1 करोड़ वाली बात बोली गई, ठीक है, 1 lakh फॉर ईच या फिर मैक्सिमम 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 15Z of SEBI Act, any person aggrieved by any decisions or order of the Securities Appellate Tribunal may file an appeal to the Supreme Court of India, which appeal can be referred on any question of fact exclusively, any question of law arising out of such order, या फिर procedural delays of documentation tracking only, या फिर valuation scale of penalty fees exclusively। ओके, तो इसका आंसर हमारा any question of law arising out of such order। Next question, under the SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011, an acquirer together with persons acting in concert triggers a mandatory creeping acquisition disclosure when they acquire more than a specific percentage of voting rights in a financial year. What is the percentage tracking limit? 2% voting rights, 3%, 5% या फिर 10%? तो इसका आंसर हमारा 5% वोटिंग राइट विद इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ द सरफेसी एक्ट, इफ द borrower fails to discharge his liabilities within the notice period, the secured creditor may take possession of the secured assets. What is the standard statutory notice timeline prescribed for the borrower to clear dues under section 13(2)? 30 days from the notice date, 45 days, 60 days या फिर 90 days? तो याद रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि 60 डेज का नोटिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सरफेसी एक्ट चैप्टर 2A regulates the registration of asset reconstruction companies, which authority possesses the absolute statutory power to grant a certificate of registration to an ARC, SEBI, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, RBI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्फोर्समेंट विंग? तो यहाँ पर हमारी एक ही है, RBI एक्ट जो है वो ही करते हैं, ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द फेमा एक्ट, who is authorized to permit capital account transactions and specify the clear limit up to which foreign exchange shall be admissible for such transactions? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फिर RBI इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर DET?
तो ईडी तो बिल्कुल नहीं होगी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी नहीं होगी, तो रह रहे हमारे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन्हीं के साथ में इनकी बैठक होती है, तो फिर ये चीज लाई जाती है अमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर फेमा सेक्शन 34 डील्स डिटेल्स पैरामीटर regarding the right to legal representation. Any person preferring an appeal before the appellate tribunal for foreign exchange may appear in person or authorize one of the following respect represent them: a legal practitioner or CA, या फिर any close relative holding an identity profile, या फिर बैंक क्लियरिंग ऑफिसर, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटेटिव। तो भाई साफ सी बात है, एडवोकेट या फिर सीए ही उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द आईवीसी कोड, who constitutes the committee of creditors which possesses overriding administrative management control over the corporate debtors asset resolution paths। तो all operational creditors exclusively, या फिर all financial creditors of the corporate debtor, या फिर board of directors and institutional equity shareholders, या फिर insolvency and bankruptcy board of India panel। ओके, तो आईबीसी कोड की बात हो रही, तो सेक्शन 21 पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द आईबीसी कोड सेक्शन 21 requests the adjudicating authority to approve the resolution plan if it satisfies standard statutory tracks. Once approved, the resolution plan is binding on the corporate debtor and its employees, members, creditors, guarantors and stakeholders। यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द सेक्शन 58 ऑफ द टीपी एक्ट, अ mortgage is defined when the mortgagor without delivering possession of the mortgage property binds himself personally to pay the mortgage money and agrees that in the event or of failure the mortgagee shall have a right to sell the property। The transaction is called a सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इंग्लिश, या फिर यूजरफ्रैक्टरी मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज कहलाएगी ये क्योंकि जो पर्सनली खुद को बाउंड कर रहा है, कोई पोजेशन वगैरह नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारे इंडिया में मोस्टली सिंपल मॉर्गेज ही चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द टीपी एक्ट सेक्शन 100 डिफाइंस अ चार्ज where removable property of one person is by act of parties or operation of law made security for the payment of money to another and the transaction does not amount to a mortgage, the latter person is said to have a charge on the property। What is the primary operational distinction between a charge and a mortgage? A mortgage transfers an interest in the property, whereas a charge only creates a security payment right। या फिर charges can only be created by an oral agreement, या mortgages can never require registration under any parameter, या फिर charges exist for a maximum of 1 year। सिंपल सा है, mortgage जो इंटरेस्ट देता है प्रॉपर्टी में, और चार्ज जो है सिक्योरिटी पेमेंट का राइट देता है। ठीक है, याद रखिएगा, डिफरेंस काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एसआरए inserted by the 2018 amendment, special provisions applied to infrastructure projects। No civil court shall grant an injunction in a suit involving an infrastructure project specified in the scheduled where granting injunction would cause minor administrative errors या फिर impediment or delay in the progress of completion of such infrastructure project, या फिर reduction in overall profit scaling for contractors, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एलोकेशन अल्ट्रेशन। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनता है एग्जाम में। तो ये है हमारा डिले वाली बात बोली गई। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एसआरए preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction which can be temporary injunctions exclusively, perpetual injunction either temporary or perpetual, या फिर arbitrary structural bars without hearing। भाई ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन लीगल मीनिंग ऑफ ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। हियर द अदर साइड an act of the court shall prejudice to no man the things it
स्पीक इटसेल्फ या फिर इक्विटी ईट्स द विजिलेंट। वही हियर द अदर साइड और नेचुरल लॉ के 3 सिद्धांत थे, तीनों के तीनों याद रखना। नो वन कैन बी जज इन ऑन केस और हियर द अदर साइड, और एक और था वो मैं भूल गया हूँ, वो आप कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया lay down comprehensive guidelines regarding the prevention of sexual harassment of women at workplace, which subsequently led to legislative enactments। आपने पॉश एक्ट सुना होगा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्कप्लेस। तो पॉश एक्ट कहाँ से आया है, वो इसी से आया है, गाइडलाइन से, और ये है हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट राजस्थान, ठीक है। ये केस था, इसी की वजह से पॉश एक्ट आया है, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन है, in computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to appeal the day on which the judgment complaint of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of the decree shall be included in the calculation tracking या फिर excluded completely from the calculation या फिर suspended for a fixed time frame या फिर doubled in value parameters। कुछ नहीं करना है, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, जब तक कॉपी वगैरह नहीं मिल रही तब तक। Next question, under the RT Act, which specific authority is appointed under Section 46(2) Act as the primary court for adjudicating cybersecurity violations and determining financial compensation for data breaches? Adjudicating authority, Cyber Appellate Tribunal, Superintendents of Police, Cyber Crime Branch या फिर गवर्नर ऑफ RBI। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ऑफिसर है, वो बात करते हैं, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो अपील कितने टाइम में फाइल होगी ये पूछा है, सेक्शन 51 30 डेज में याद होगी, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये 30 डेज होगा, ठीक है। और एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, मैं ही कंफर्म कर देता हूँ, रुको। तो गाइज हम ठीक थे, 30 डेज ही है, 45 डेज नहीं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाता है तो 45 डेज जाता है, बट फिर ऊपर जब जाता है वो 30 डेज जाता है, ठीक है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी मैंडेटरीली registered, which of the following instruments require compulsory registration to acquire legal validity? Instruments of gift or removable property, or फिर non testamentary instruments which purport or operate to create, assign or extinguish any right or title or interest in immovable property of the value of 100 and upward। तो यही है, 100 वैल्यू है, और एक चीज और है, क्या है, लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, तीनों चीजें ही हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ईयर टू ईयर है वो इसलिए क्योंकि मंथ वाली जो होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, ईयर वाली होती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल हो गई या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो वो रजिस्टर्ड होती है लीज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट सेक्शन 35 स्टिपुलेट्स अ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस एन इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल बाय with duty but not duly stamped is completely inadmissible in evidence for any purpose subject to a curing provision on payment of the deficient duty together with a penalty equal to 5 times the amount of proper duty या फिर 10 times the amount of deficient duty of portion या फिर flat 5,000 penalty या फिर double stamp valuation parameter। तो यही है 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ड्यूटी और प्रोपोर्शन देयर ऑफ, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में, जो क्वेश्चन पूछे वो बताना। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, बैंकिंग लॉ पे फुल फोकस है। अभी ऑफर चल रहा है 349 का, तो ले सकते हो, सारा का सारा मटेरियल आपको एक ही परचेज में मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अगर चाहिए तो, बाकी कोई और गाइडेंस वगैरह चाहिए जानकारी तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।